ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ बच्चों सबने ये डायग्राम्स बना लिए थे ना मेरे? बच्चों मैं आगे बढ़ूं? यस सर। वेरी गुड। देखो रफ डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है ना? अब इन्हें ध्यान से समझना बच्चों। ये R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर तो क्या है, इनको समझना बच्चों। ये कहलाते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ M1 एंड M2। अलग अलग भी लिख सकते हो आप, है ना? R1 is the displacement vector of M1 from origin और R2 is the displacement vector of M2 from origin। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी मुझे इसको समझना है, R21 क्या है, इसको समझना बच्चों। ये कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर का है? फ्रॉम M1 टू M2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर M1 से M2 की तरफ। ध्यान से देखो बच्चा, बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है? ऐसे R12 क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम M2 टू M1। बच्चों ये बात चमकी या नहीं चमकी, ये मेरे को बताओ आप लोग, तब मैं आगे बढ़ूंगा। रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। चमक गई। चमक गई, वेरी गुड बच्चों। अब मैं इस डायग्राम को तो रफ कर देता हूँ और ट्रायंगल बनाता हूँ जरा, जो बचपन में हम लोग बनाया करते थे। और आप लोग डायग्राम में देखते हुए जाना, ठीक है? वापस से बनाता हूँ। क्या बना था? हाँ, ट्रायंगल। ये डायग्राम समझ में आया बच्चों? जरा आपने उस डायग्राम में देखो तो, ये R1 वेक्टर था, ये R2 वेक्टर था और ये R21 था। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। वेरी गुड। अगर ऐसा ही मैं एको डायग्राम बनाऊं, सर ये डायग्राम भी बनाना है? हाँ ये डायग्राम बना लो, अभी आपके काम आएगा, ये बना लो, यही बना लो। ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये 0, अगेन ये R2 वेक्टर ही था, अगेन ये R1 वेक्टर ही था, लेकिन यहाँ पे एरो देखना जरा, है ना? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको एरो को। ये R12 है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपने गौर की हो तो ये बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। ये यहाँ मास M1 था, यहाँ पे मास M2 था, तो
F21 की डायरेक्शन ये थी, जरा ध्यान से देखो तो F21 की डायरेक्शन ये थी और F12 की डायरेक्शन ये थी। ये बात समझ में आई बच्चों आपको या नहीं आई? डायग्राम को ध्यान से देखो। आ गई। वेरी गुड बच्चों, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ नहीं करना होता, किसी भी एक सेक्शन को उठा लो, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो। तो मैं ऊपर वाले को उठा रहा हूँ, ठीक है। जरा यहाँ पे देखना, ट्राइंगल लॉ लगाना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूँ, जरा देखना। R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर किसके बराबर होगा? R2 वेक्टर के, जरा देखो तो। इसके अंदर अगर आप रिजल्टेंट की बात करो तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? R2 वेक्टर के बराबर, जो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बात समझते हो आप? ट्रायंगल लॉ लगाना तो आता है बच्चों, ये सेम ऑर्डर में चल रहे हैं और ये रिवर्स डायरेक्शन यस में। सर। वेरी गुड। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? R21 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ये बात समझ में आई आपको? यस अब Yes. दूसरा, वेरी गुड, दूसरा ट्रायंगल देखो जरा। दूसरे ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगाना जरा। ये R2 और ये R12 सेम ऑर्डर में। R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट के बराबर। रिजल्टेंट ये होगा तो R 12 आएगा यहाँ पे। R12, तो R12 किसके बराबर आ रहा है? ओहो सर, ये तो गजब हो गया। यानी अगर मैं इसको ले रहा हूं तब तो R21 आ रहा है, R2 माइनस R1, और इसको ले रहा हूं तो R12 आएगा मेरा R1 माइनस R2, ये इक्वेशन 2। यहाँ तक बात चमकी या नहीं चमकी? यस सर चमक। वेरी गुड। अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप कोई भी एक फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। मैं लगाता हूं इसके अंदर, ना आपकी मर्जी पड़े जो लगा दो। F21 वेक्टर क्या होगा? G M1 M2 अपॉन इन दोनों मास के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर से सेंटर को कौन मिला रहा है? R21 मिला रहा है। R21 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय R कैप, इसका यूनिट वेक्टर 21। कोई दिक्कत है बच्चों? नो सर। पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। वेरी गुड। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर मैं इसकी अगर ये बात करूं, इसकी आर कैप की, तो ये आर कैप यहाँ पे आप समझो, थोड़ा सा और डायग्राम में और मॉडिफिकेशन कर लो, है ना, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो इसका यूनिट वेक्टर ये होगा आर कैप क्या था ये? 21, और इसका अपोजिट में इधर क्या होगा? आर कैप 12। ये बात समझ रहे हैं आप? R21 की डायरेक्शन में ही तो उसका यूनिट वेक्टर होगा। यस सर। तो अगर मैं इसको देखूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कॉमन सेंस से इन दोनों को अगर गौर से देखूं, इसका माइनस अगर कॉमन ले लूं तो R12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ R2 माइनस R1, ऐसे लिख सकता हूँ ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको? ये तो समझ में आ रही है आपको? यस सर। माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिख दिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ R12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, जरा देखना R2 माइनस R1 किसकी वैल्यू है? R21 की। ये बात Yes. समझते हो आप? तो ये आपको इतना सारा काम करना नहीं है, क्योंकि आपको वेक्टर आता है, नहीं आता है तो ये लिख लेना साइड में कहीं पे। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं ऐसे बोल सकता हूँ R कैप 12
इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21 कैप। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आ रही है आ नहीं गई आ रही? आ गई पक्का आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, इरेज मत करना है। हाँ हाँ, नोट कर लो। डायग्राम तो इरेज कर दूं? यस सर। ये वेक्टर का खेल बड़ा निराला है बच्चों, ध्यान रखना। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी अपन ने। यहाँ पे ये वेक्टर थोड़ी ना आएगा यार, सॉरी, स्क्वायर स्क्वायर। सॉरी बच्चों, जल्दबाजी में हो गया ये। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर Gm1m2 अपॉन R21 का स्क्वायर। स्क्वायर करना है, यहाँ पे वेक्टर हटा देना बच्चों। ये थोड़ी सी गलती कर दी थी अपन ने यहाँ पे, है ना। ये आप साइड में लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस इक्वल टू दिस। अब मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो आई कैन राइट F21 इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन R21 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय माइनस 21 तो लिखा हुआ है, 21 की जगह मुझे 12 लिखना है। 12 वेक्टर R12 कैप। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? सॉरी, ये बार बार वेक्टर का लगा रहा हूँ। स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा देखेंगे ना बच्चों, आप लोग भी जल्दबाजी में वेक्टर ना लगा दो। ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, स्क्वायर। देखो, ये किसी भी एक में F21 को आपने लिखा। F21 क्या है? Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर 21 R कैप 21। मुझे पता है R12 किसके बराबर है? माइनस ऑफ R21 के बराबर। R12 कैप किसके बराबर है? माइनस ऑफ R21 कैप के बराबर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसकी इधर और इसकी इधर। ठीक है, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा के मैं लिख सकता हूँ। उसका रीजन है ये रहा, ये रीजन। ठीक है, तो जरा यहां से देखो, F21 इक्वल्स टू, ये माइनस तो आगे आ गया है ना, ये माइनस तो आगे आ गया। क्या बचा? Gm1m2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। और ये मेरा किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ F21 के। हो गया प्रूफ बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? जरा पूछो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ कि सर ये आपने F21 क्यों लिख दिया? सॉरी, F12 आएगा। कुछ ज्यादा गलतियां नहीं होगी आज? F21 इक्वल्स टू F12। समझो बच्चा, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, वापस बता देता हूं मैं। वेक्टर आना चाहिए बस आपको। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ये तो था इसका अच्छा खासा तरीका निकालने का। अब मैं रफ कर दूं इसको, सबने नोट कर लिया? हेंस प्रूफ। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। वेरी गुड। सर ये HP के लिख दिया। हेंस प्रूव्ड। ओके सर, ओके। हेंस प्रूफ। देखो बच्चों, ये तो था इसका अच्छा खासा तरीका। अब मान लो एग्जाम में कभी आ जाए और 1-2 नंबर का काम हो, तो डायग्राम तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे बनाना है। ये M1 मास, ये M2 मास, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डायग्राम ध्यान से समझना है कि F12 का मतलब क्या, F21 का मतलब क्या, उस हिसाब से डायरेक्शन लगाओ। करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। F12 क्या होगा? Gm1m2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू, वेक्टर मत लगाना इसके ऊपर, स्क्वायर इंटू R12 कैप, है ना। यहाँ पे डायग्राम में ये डायरेक्शन से आप बताओगे यूनिट वेक्टर की, ये जो डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट R12 कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21 कैप। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, Gm1m2 अपॉन R21 कैप कर रहे हैं। तो सोचो, जब अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ कर रहे हैं, तो ये 1 2 भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2 से 1 की तरफ।
ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस, और ये माइनस को उठा के आप कहाँ पे, ये माइनस को उठा के कहाँ पे डाल दो, आगे की तरफ डाल दो। ये जब माइनस आगे आ गया तो ये 2 1 वाला किसके बराबर होगा, जहाँ 2 1 है वहां पे सबकी जगह माइनस ऑफ 2 1 लिख दो। F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 1, हेंस प्रूफ। ऐसे डायरेक्ट एक स्टेप में होगा, ये लाइन लिखनी जरूरी होती है। बात समझ में आई बच्चों, आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड। हाँ, ये शॉर्टकट तरीका है। यस सर, हो गया। हो गया बच्चों, आगे बढ़ू पक्का? यस सर। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जरा करके बताना। डायमेंशन ऑफ जी की डायमेंशन निकाल के बताओ तो जरा, सब जने निकालो। सब जने बिना देखे निकालोगे? बचपन में खूब प्रैक्टिस करी अपन ने। क्या मेरा आंसर सही है या गलत? मार्किंग दो मुझे कि सर सही है या गलत है। सही है। वेरी गुड बच्चों, तो ये डायमेंशन भी आपको आनी चाहिए निकालना, पूछ लिया जाता है कभी कभी। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। डायमेंशन ये कैसे निकालिए, डायमेंशन बताऊं? यस सर, सर वे- मेरा एकदम से नेटवर्क इशू हो गया। ओके बच्चा, ये डायमेंशन कैसे निकालिए अपन ने? जो न्यूटन होता है, और न्यूटन किसके बराबर होता है, ये चीज आपको पता है? मास इंटू एक्सलेशन फोर्स, यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है ना? किलोग्राम यानी मास m1, मीटर यानी लेंथ L1, सेकंड यानी टाइम T2। यानी ये न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन आती है आपकी क्या, m1 L1 T-2। तो ये मैंने एज इट इज फोर्स की डायरेक्ट मुझे याद है, और मैंने बच्चों को आपको प्रैक्टिस करा रखी है, इसलिए न्यूटन की जगह ये डायमेंशन पुट कर दी। मीटर यानी लेंथ, लेंथ यानी L2, किलोग्राम यानी कि मास यानी m2। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया, ये m2 ऊपर जाएगा तो ऊपर 1 है, ऊपर जाएगा -2 तो m-1 L3 T2, ये L3 हो गया, T-2 हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। वेरी गुड। अब एक बच्चों जैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ 9th क्लास का, फटाफट से कर दो। मेरा उद्देश्य ये क्वेश्चन कराना नहीं है, जो करवाना है वो मैं भी करवाऊंगा, पर ये करो। आपको मान लो एक मास दिया गया है 40 kg, एक दूसरा मास दे दूं 80 kg, इनके बीच में डिस्टेंस दे दूं 30 सेंटीमीटर। फटाफट से फोर्स कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लो, जल्दी से करो। करना है, ऐसे मत सोचना कि सर क्या है फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, करो तो जरा देखते हैं। पहली बात तो अगर आपने आर को कन्वर्ट नहीं किया तो आंसर यहीं पे गलत। अपने अपने हिसाब से एनालिसिस कर लो किसने ये गलती रख करी है। तो पहले तो मेरे को आर को लिखना है 0.30 मीटर, पहली मिस्टेक तो ये, बाकी अब मिस्टेक नहीं होगी। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लगाओ,
कैलकुलेशन के लिए मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, और कोई मेरा लॉजिक नहीं है, इसको कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 6.67 10 to the power minus 11 40 80 अपॉन 0.30 का स्क्वायर यानी 2 बार। करना क्या है, पॉइंट सबसे पहले क्या करो, 10 टू द पावर को एक साथ कैलकुलेट कर लिया करो। मेरा तरीका यही है, मैं 10 टू द पावर को एक साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर 3 3 जा 9 बचेगा, 9 और ऊपर बचेगा 667, 667 से 9 को डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेट जितना आएगा उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अप्रोक्सीमेट मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, अप्रोक्सीमेट इसी के आसपास मिलता हुआ आना चाहिए। 2.4 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। ये कंप्यूटराइज्ड आंसर लिखा है मैंने, कंप्यूटराइज्ड डाटा वाला आंसर लिखा है, कैलसी वाला। आप पेन पेपर पे गुणा भाग करोगे तो अप्रोक्सीमेट इसके आसपास आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहां डाउट हो मेरे से पूछते रहना, बाकी जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल gravitational attraction, two particles of mass capital M each go around a circle of radius capital R. What is the speed of each particle? यार ऐसा क्वेश्चन है ना, एक बार उसमें आया हुआ है मेंस में, आपके मेंस में आया हुआ है ये सेम ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट। अभी आप दिमाग लगा के सोचो, नहीं तो मैं बताता हूँ। दिमाग लगाओ, क्या बोला है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो पेशेंस के साथ में, फिर सॉल्व करने की कोशिश क्या करो। अंडर द एक्शन ऑफ, मेन इंपोर्टेंट बात तो ये लाइन ही, पहली लाइन, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से दो पार्टिकल है जिनका मास है कैपिटल एम और हर एक की रेडियस है आर। मास, two particles of mass capital M each go around a circle, ठीक है, of radius capital R. What is the speed of each particle? Yes, कोई स्टूडेंट? आपके हिसाब से करो, बताओ मेरे को। यानी वेलोसिटी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, एक फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला बताओ कितना आना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए इसको डायग्राम में थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम मास के, दोनों की रेडियस सेम है। सर डायग्राम बनाऊं? नहीं, डायग्राम वैसे नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बस अपन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डायग्राम से, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये घूमने लग गए सर्कुलर पाथ में,
अब जरा देखो, कुछ फील आ रहा है आपको, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मनकीरत बताओ यार, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? वेलोसिटी निकालनी है मेरे को ईच पार्टिकल की, कैसे निकालूं? ये m1 मास, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये भी m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस भी r है और इसकी रेडियस भी r है, और मेरे को वेलोसिटी पूछ ली यार, स्पीड पूछ ली। मैं बोल रहा हूँ मेंस में आया हुआ एक ऐसा क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, है ना? वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इस तरीके से मान लो, होता है ना, छोटे बच्चे है ना, खेलते हैं, वो झूला होता ऐसा, नीचे से चाबी भरते हैं, यहाँ पे बॉल्स लटकी लेती है, ये बॉल्स होती है यहाँ पे, ये ऐसे से घूमती है गोल गोल, है ना, सर्कुलर पाथ में ये घूमती है। तो इन बॉल्स की वेलोसिटी पूछी थी उसने, है ना, ये डिस्टेंसेस आपको दी हुई थी, ये और ये, और वेलोसिटी पूछ ली थी। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुना है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स Yes, का sir. नाम? वेरी गुड बच्चा। सर इसका आंसर 1/m होगा। है बेटा? 1/mr 1/mr 1/mr। थोड़ी सी कुछ यस सर। कुछ गड़बड़ कर दी बेटा, देखते हैं क्या गड़बड़ कर दी। देखो आप सोचो। सर हाँ बोलो। हाँ, अंडररूट अंडर रूट जी m1 इंटू m2 अपॉन rm करके सर gm² अपॉन rm आ जाएगा। किसने बताया ये आंसर? लक्ष्य? सर ऋषि। ऋषि, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत Yes. अच्छे। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगा है, लेकिन गलती क्या कहाँ की अभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, देखना। मैं फाइनल आंसर आपने नहीं बताया, आपने कुछ स्टेप बताइए, वो एकदम सही है। देखो बाकी सब बच्चे समझना क्या बोला है कि साहब, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास कैपिटल एम है, दोनों की रेडियस कैपिटल आर है, ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद में एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। मतलब आप इनको पास पास नहीं भी लेके आओ ना, दूर दूर बना दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? बस मेरे को एक चीज कॉमन सेंस है, अगर ये सर्कुलर पाथ में एक साथ घूम रहे हैं तो ये घूमते घूमते कहाँ होंगे? इसके डाया, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ का डाया होगा उसके डाया पे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी ना, वो ये होगी, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2r। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2r। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? Gmm/2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? ये आ गया Gmm/4r²। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स आया। बात समझ में आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बच्चा, यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कल मैंने आपको समझाई थी, देखो 1 घंटे तक कहानी गई थी। यही ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो इस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जब घूमेगा तो किसको बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को। किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो जल्दी से लिख लो बच्चों, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो गया। द फोर्स प्रोवाइड्स, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लो, द फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी centripetal force necessary centripetal force for the particle to go around the circle। यानी सर्किल में घुमाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? यही ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, जो क्या देगा इसको घुमाने के लिए? एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स यार, जहां तक मुझे पता है आपको आना चाहिए, mv²/r होता है ना, ये चीज जानते हो आप? सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग जानते नहीं हो क्या बच्चा? 9th क्लास में पढ़ा है? mv²/r लिखा होगा मैम ने, सर ने। नहीं याद है तो ये लिख लो, अपन ये रोटरी मोशन पढ़ेंगे, उसमें भी काम आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये किसको बैलेंस करेगा? इस फोर्स को बैलेंस करेगा, Gmm/4r²।
तो आप यहाँ से देखोगे एक R से एक R गया, एक M से एक M गया, तो वेलोसिटी निकालनी है तो हो जाएगी अंडर रूट GM/4R। इतनी वेलोसिटी होगी ईच पार्टिकल की। आंसर। बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? आ गई सर। क्लियर है बच्चों? अभी तो देखो केवल ग्रेविटेशन फोर्स पे Yes, पहला sir. न्यूमेरिकल आया अपने पास, अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है अपने को। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, बाय बच्चों। Yes, sir. ओके।